नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताऊंगा जिसे अफ्रीका के इतिहास का सबसे खूंखार तानाशाह माना जाता है। कुछ ह्यूमन राइट्स ग्रुप के हिसाब से उसके शासन के समय करीब 1 लाख से 5 लाख लोग मारे गए थे, जिसमें अलग अलग किस्म के लोग मौजूद थे, जैसे कि रिलीजियस लीडर्स, ब्यूरोक्रेट्स, लॉयर्स, जजेस और क्रिमिनल सस्पेक्ट्स। उसकी क्रूरता की वजह से उसे बचर ऑफ युगांडा कहा जाता है, यानी कि युगांडा का कसाई। आज हम बात करेंगे ईडी आमीन के बारे में। ईडी आमीन एक मिलिट्री ऑफिसर था जो कि 1971 से लेकर 1979 तक युगांडा का तीसरा प्रेसिडेंट था। उसने एक मिलिट्री डिक्टेटर के तौर पर शासन किया था। अलग अलग सोर्सेस आमीन की अलग अलग जन्म तारीखें बताती है। 1972 के एक इंटरव्यू में उसने अपनी उम्र 46 साल बताई थी, जिसके हिसाब से उसका जन्म साल 1926 है। वो युगांडा के कोबोको शहर में पैदा हुआ था। उसका जन्म काकवा जनजाति के एक फैमिली में हुआ था। आमीन सिर्फ 4 साल का था जब उसके माँ बाप ने तलाक लिया था और वो अपनी माँ के साथ जाकर रहने लगा था। 10 साल की उम्र में वो बकरियां पालने का काम करता था। 1940 में वो अपने मामा यूसुफ के घर जाकर रहने लगता है और उसने एक इस्लामिक स्कूल में दाखिला भी लिया था। इस टॉपिक में इंसानों और जगहों के बहुत अजीब नाम सुनने को मिलेंगे, इसलिए समझने के लिए इसे आपके स्क्रीन के लेफ्ट साइड नीचे लिखा जाएगा। 1946 में आमीन ब्रिटिश आर्मी की किंग्स अफ्रीकन राइफल्स यूनिट को एक कुक के तौर पर ज्वाइन कर लेता है। 1947 तक उसने मिलिट्री की ट्रेनिंग भी ली थी। उसी साल के दौरान उसे केनिया में एक प्राइवेट के तौर पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। कुछ देशों में प्राइवेट सेना की सबसे निचली रैंक होती है। 1949 में उसकी यूनिट को केनिया के उत्तर में सोमाली विद्रोहियों के सामने फाइट करने के लिए रखा जाता है। 1965 में उसे सेना का प्रमुख बना दिया जाता है और सिर्फ 5 साल के अंदर उसे सारे आर्म्ड फोर्सेस का कमांडर बना दिया गया था, जिसमें मिलिट्री की सारी यूनिट्स जैसे कि एयरफोर्स और लैंड आर्मी शामिल थी। साल 1961 के करीब केनिया और युगांडा की सीमा पर बड़े पैमाने पर मवेशियों की लूटपाट हो रही थी। इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए किंग्स अफ्रीकन राइफल्स यूनिट को डिप्लॉय किया गया था। आमीन ने अपने यूनिट के सैनिकों को उन ग्रामीण वासियों को मारने के आदेश दिए थे जो कि इस लूटपाट में शामिल थे। इसमें से ज्यादातर लोग जो मारे गए थे वो केनियंस थे, न कि युगांडन्स। अपने कार्यकाल के समय आमीन मिल्टन ओबेटे का बहुत करीबी सहयोगी बन गया था, जो कि उस समय युगांडा का प्रेसिडेंट था। आगे जाकर इन दोनों के बीच दरार पैदा होती है। ये दरार इसलिए पैदा हुई थी क्योंकि आमीन युगांडन आर्मी में साउथ सूडान के वेस्ट नाइल रीजन से काकवाज और न्यूबियंस को हायर कर रहा था, जो कि उसके खुद के समुदाय के लोग थे, जबकि मिल्टन उसके खुद के समुदाय के लोग जैसे कि लांगोज और आचोलिस को फेवर कर रहा था। 1969 में आमीन ने मिल्टन को असैसिनेट करने की कोशिश की थी। जब आमीन को पता चला था कि मिल्टन उसको मिलिट्री फंड्स की हेराफेरी करने के लिए अरेस्ट करने वाला था, तब आमीन 25 जनवरी 1971 को युगांडा में तख्ता पलट कर देता है। इस समय मिल्टन सिंगापुर में एक कॉमनवेल्थ समिट अटेंड कर रहा था। आमीन के वफादार सैनिक एंटेबे एयरपोर्ट को सील कर देते हैं, जो कि युगांडा का मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और युगांडा की कैपिटल कंपाला पर कब्जा कर लेते हैं। आमीन के रेसिडेंस को घेर लिया जाता है और सारे मेन रोड्स को ब्लॉक कर दिया जाता है। रेडियो युगांडा पर मिल्टन के गवर्नमेंट के खिलाफ करप्शन के आरोप लगाए जाते हैं। कुछ सोर्सेस के हिसाब से इजराइल और यूके ने आमीन के तख्ता पलट को समर्थन दिया था, क्योंकि वो मिल्टन की सोशलिस्ट पॉलिसीज को वेस्टर्न कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट के लिए खतरा मानते थे। तख्ता पलट के एक हफ्ते के बाद आमीन खुद को युगांडा का प्रेसिडेंट घोषित कर देता है। वो सारे मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स को, यानी कि सारे मिलिट्री कोर्ट्स को सिविल लॉ के ऊपर रख देता है और गवर्नमेंट कंपनीज के टॉप पोस्ट पर सोल्जर्स को अपॉइंट कर लेता है। इस इंसिडेंट के बाद
मिल्टन तंजानिया भाग गया था, जहां पर तंजानिया के प्रेसिडेंट जूलियस ने उसे शरण दी थी। कुछ समय के बाद युगांडा के 20,000 रेफ्यूजीज तंजानिया भाग गए थे और मिल्टन को ज्वाइन कर लिया था। इन रेफ्यूजीज ने मिलकर युगांडा पर हमला कर तख्ता पलट करने की कोशिश की थी, पर वो इसमें नाकाम रहे थे। दोस्तों, अगर आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आमीन एक बहुत ही कम पढ़ा लिखा लीडर था, इसलिए वो अपनी सत्ता मेंटेन करने के लिए अक्सर हिंसा का उपयोग करता था। युगांडन्स का सपोर्ट जीतने के लिए उसने उन एशियंस को देश छोड़ने के आदेश दिए थे जिनके पास युगांडा की नेशनैलिटी नहीं थी। I want to see that the whole Kampala street is not full of Indians. They must go to their country. इस मामले में युगांडन्स ने उसे अच्छा सपोर्ट दिया था, क्योंकि वो मानते थे कि एशियंस ने उन्हें एक्सप्लॉइट किया था और उनका इकोनॉमी पर कंट्रोल था। आमीन ने देश के बड़े बिजनेसेस को एशियन से छीन कर युगांडन्स को दे दिया था, जिन्होंने इन बिजनेसों को बर्बाद कर दिया था। It must be proper black and administration in those shops is run by the Ugandans. इसका युगांडा की इकोनॉमी पर बहुत खराब असर पड़ा था। उस समय एशियंस का युगांडा के टैक्स रेवेन्यू में करीब 90% योगदान था। अपने प्रेसिडेंसी के पहले साल आमीन ने यूके और इजराइल से अच्छा खासा फाइनेंशियल और मिलिट्री सपोर्ट लिया था। जुलाई 1971 में उसने वापस से इन दो देशों की विजिट की थी और एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट की मांग की थी, पर इस बार इन दो देशों ने इनकार कर दिया था जब तक कि इसका पेमेंट नहीं चुकाया जाता। इसलिए आमीन दूसरे फॉरेन कंट्रीज का सपोर्ट ढूंढता है और फरवरी 1972 में वो लीबिया का दौरा करता है। लीबिया जाकर उसने इजराइल और यहूदियों की कड़ी निंदा की थी, जिसके तुरंत बाद लीबियन लीडर गद्दाफी ने उसे $25 मिलियन का लोन अप्रूव किया था। तंजानिया में चाइनीज इन्फ्लुएंस और केनिया में वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए सोवियत यूनियन का युगांडा में इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा था। नवंबर 1973 में उसने युगांडा में एक मिलिट्री मिशन भेजा था। कुछ ही महीनों के अंदर वो युगांडा को हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया था, जहां पर उसने युगांडा को जेट्स, टैंक्स, मिसाइल्स और छोटे बड़े हथियार दिए थे। 1975 तक सोवियट्स ने आमीन की गवर्नमेंट को करीब $12 मिलियन की फाइनेंशियल हेल्प और $48 मिलियन के हथियार प्रोवाइड करवाए थे। 1978 तक युगांडा की आंतरिक हालत बहुत खराब हो चुकी थी। ईडी आमीन का शासन, जो कि आत्मविश्वास से शुरू हुआ था, अब वो हिंसक और अनस्टेबल बन चुका था। आमीन की आर्मी अंदर से डिवाइड हो रही थी। एशियंस को भगाने के कारण इकोनॉमी कोलैप्स हो रही थी और युगांडा में विद्रोह फैल रहे थे। अक्टूबर 1978 में कुछ सैनिक, जो कि युगांडन वाइस प्रेसिडेंट मुस्तफा के वफादार थे, वो तंजानिया के बॉर्डर के नज़दीक आमीन के क्रूर शासन के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। मौत की सज़ा के डर के कारण वो बॉर्डर क्रॉस कर तंजानिया भाग जाते हैं। इस इंसिडेंट के बाद आमीन ने तंजानियन प्रेसिडेंट जूलियस पर युद्ध शुरू करने के आरोप लगाए थे और तंजानिया के कागेरा रीजन को युगांडा में मिलाने की बात की थी। जब युगांडन फोर्सेस ने कागेरा पर हमला कर उसे कब्जे में लिया, तब प्रेसिडेंट जूलियस ने फुल मिलिट्री फोर्स के साथ रिस्पॉन्ड किया था। उसने तंजानियन डिफेंस फोर्सेस को मोबिलाइज कर जवाबी कार्रवाई की थी। कुछ ही हफ्तों के अंदर उन्होंने कागेरा को रिकैप्चर कर लिया था और युगांडन फोर्सेस को बॉर्डर से पीछे धकेल दिया था। पर वो यहीं पर नहीं रुकते। जनवरी 1979 में तंजानियन आर्मी और युगांडन विद्रोही, जो कि युगांडा नेशनल लिबरेशन फ्रंट के अंदर एकजुट हुए थे, दोनों मिलकर युगांडा के साउथ की तरफ निकलते हैं और मसाका और मबारा पर कब्जा कर लेते हैं। अप्रैल 1979 में उन्होंने कंपाला पर कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से आमीन को लीबिया भाग जाना पड़ा था और फाइनली उसने सऊदी अरेबिया में शरण ले ली थी। कुछ सालों के बाद सऊदी अरेबिया में एक इंटरव्यू देते हुए आमीन ने कहा था कि युगांडा को उसकी ज़रूरत थी और उसके क्रूर शासन का उसे कोई अफसोस नहीं था। 1980 में युगांडा में नेशनल इलेक्शंस हुए थे, जिससे कि मिल्टन ओबेटे वापस पावर में आ गया था, पर बहुत लोगों का कहना था कि ये इलेक्शंस में धांधली हुई थी। 1981 में योवेरी मुसेवेनी, जो कि ईडी आमीन का एक अपोनेंट था,
वो मिल्टन के गवर्नमेंट के खिलाफ जंग छेड़ देता है, जिससे कि युगांडन बुश वॉर शुरू हुई थी। कुछ सालों के बाद 1985 में मिल्टन की खुद की आर्मी ने उसे पावर से हटा दिया था और 1986 में मुजेविनी के फोर्सेस ने कंपाला पर कब्जा कर लिया था, जिससे कि मुजेविनी युगांडा का प्रेसिडेंट बन गया था, जो पोजीशन वो आज के दिन भी होल्ड करके रखता है। जुलाई 2003 में रिपोर्ट किया गया था कि ईडी अमीन कोमा में चला गया था। उसकी चौथी वाइफ मदीना ने प्रेसिडेंट मुजेविनी से सिफारिश की थी कि आमीन को युगांडा वापस लाने की अनुमति दी जाए, पर मुजेविनी ने यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि जिस दिन आमीन को युगांडा वापस लाया जाएगा उस दिन उसको अपने पापों के जवाब देने पड़ेंगे। अगस्त 2003 में आमीन की फैमिली ने उसका लाइफ सपोर्ट हटाने का निर्णय लिया था और उसकी मौत सऊदी अरेबिया में जेदा के एक हॉस्पिटल में हो गई थी। ये थी ईडी अमीन के उदय और पतन की कहानी। इसे एक चीज़ देखने को मिलती है कि अगर पावर किसी एक के हाथ में चला जाए, चाहे वो कोई भी हो, ईडी अमीन, मिल्टन ओबेटे या फिर एडोल्फ हिटलर, तो वो लोकतंत्र को कमज़ोर बना देता है और देश को बर्बाद कर देता है।